हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास आज की बिजनेस स्टडी की क्लास रहेगी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। जो फ्योल ने 14th प्रिंसिपल दिए थे उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हेनरी फ्योल थे क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था मैनेजमेंट में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करती हूँ वो क्लास आपने देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो 14th प्रिंसिपल थे वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में जान लेते हैं। हेनरी फ्योल का बर्थ 1841 में हुआ था और 1925 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने, अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री हासिल की थी। तो ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1860 के अंदर एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था और 1888 के अंदर ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्टिंग पे आ गए थे। लेकिन इसके रिगार्डिंग इन्होंने देखा कि उनकी जो कंपनी थी, जिस कंपनी के अंदर वो जॉब करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको कंपनी में अपना कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था उन्होंने उसको फुलफिल वहां पर लगाया और उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए उस कंपनी के अंदर से, जिस वजह से वो कंपनी डेवलप हो गई। और इसीलिए इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट का टैग मिला था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये था हेनरी फ्योल के बारे में। अगर आपसे पूछे इनकी बायोग्राफी तो आपको ये लिख के आनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्योल, कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे जिनके रिगार्डिंग उन्होंने अपना काम किया था और अपनी कंपनी को बैंक करप्ट से ऊपर उठाया था। सबसे पहला उनका प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जो काम आपसे एम्प्लॉयज को करवाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उन टुकड़ों को, जो काम को बांटा है ना, उनको स्पेशलिस्ट से करवाओ ताकि वो अपनी एफिशिएंसी उसके अंदर ज्यादा दे सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और जो अननेसेसरी वेस्टेज की है उन्होंने मूवमेंट की है उसको कम कर सके, जिस वजह से काम बहुत ही एफिशिएंसी के साथ पूरा होता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था वर्क डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ए ट्रेंड specialist which lead to greater efficiency, specialization, increase productivity, reduce of unnecessary wastage and movement। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटी का मीन्स होता है जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिसको काम सौंपा गया है उसको टाइम पर काम को कंप्लीट करके देना है ना। तो इन्होंने कहा कि जिनकी अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की जानी चाहिए। जिनके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो उनके रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। ओके। अथॉरिटी मीन पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, कि जो अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसफर होती रहती है। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। भाई, एम्प्लॉय से काम करवा लिया लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन ले सके, तो वो काम तो करके देगा अपने सुपीरियर के प्रेशर की वजह से, लेकिन उसका उस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। Similarly, giving authority without assigning responsibility make his arrogant and there is a fear of misuse of power। भाई, बंदे को अथॉरिटी दी दे लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो क्या उसके मन में डर रहेगा कि कहीं वो मिसयूज ना कर ले अपनी पावर का, कि अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसे डिसीजन ना ले कि जो गलत हो जाए, क्योंकि उसको काम का तो कुछ पता ही नहीं काम क्या है ना। तो ये बात तो सही थी ना
कि जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद आया डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। आप स्कूल में जाते हो, डिसिप्लिन नहीं फॉलो अप करोगे तो स्कूल में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? क्या आप स्कूल में अच्छे से अटेंड कर पाओगे क्लास को? नहीं। डिसिप्लिन बनाना बहुत ही जरूरी है। कि डिसिप्लिन होता है एक ऐसा ओबीडेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल को फॉलो करे। कौन फॉलो करे? सबॉर्डिनेट। सो डिसिप्लिन को रिक्वायर होती है कि उसके जितने भी लेवल है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसका एक जो सुपरवाइजर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड सुपरवाइजर होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जस्टिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, कि जो अपने फैसले ले वो बिल्कुल सही तरीके से जज करके ले, अदरवाइज वो ऐसा ना करे कि एक एम्प्लॉय के साथ ज्यादा फेथ दिखाए, एक एम्प्लॉय से वो खींच के काम ले। ठीक है, तो उसको डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। जो गुड सुपीरियर होगा वो सभी लेवल पर डिसिप्लिन बना के चलेगा और जो उसका जजमेंट होगा वो सबके फेवर में होगा। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। कि मान लो एक ही टाइम पर आपकी मम्मी भी ये कहती है कि जा बेटा फटाफट से एक गिलास पानी लेके आ, उसके उसी टाइम पर आपके पापा कहते हैं फटाफट से मेरे शूज उठा के लेके आ, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, मम्मी का काम पहले करूं या पापा का काम पहले करूं। तो ये क्या हुआ कि अगर एक टाइम पर आपकी मम्मी कहे जा फटाफट से मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, और ऊपर से उसके पापा ये कह दे, आपके पापा ये कह दे कि भाई पानी लाके मेरे शूज उठा के लेके आ, तो यहां पर क्या हुआ? कमांड एक पर्सन को एक से ही मिलनी चाहिए। अगर एक पर्सन को 2 और मोर पर्सन कमांड देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक आपकी मैथ की टीचर है, एक आपकी बिजनेस स्टडी की टीचर है। बिजनेस स्टडी की टीचर आपको कहती है कि फटाफट से जा प्रिंसिपल ऑफिस से जो नोटबुक रखी है वो उठा के लेके आ। उसी टाइम पर आपकी दूसरी टीचर आपको मिल जाती है तो वो कहती है जा भाई फटाफट से दूसरी क्लास से सर को बुला के लेके आ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पहले किस टीचर का काम करूं, है ना? क्योंकि दोनों टीचर अगर टाइम पर नहीं पहुंचोगे तो दोनों टीचर आपको डांटेंगी। तो इसी वजह से एक टाइम पर एक पर्सन को एक से ही कमांड मिलनी चाहिए। तो जो हेनरी फ्योल है उन्होंने यही कहा है कि वर्क प्लेस के ऊपर एक टाइम पर एक ही एम्प्लॉय को एक ही उसका सुपीरियर काम बताए, ना कि बहुत ही ज्यादा। ठीक है, देखो एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को काम बता दिया तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। बट यहां पर देखो ये सबॉर्डिनेट है, पहले सुपीरियर ने काम बताया, दूसरे सुपीरियर ने काम बताया, तीसरे सुपीरियर ने, अरे ये बंदा तो डिस्टर्ब ही हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले करूं। अगर ये सभी का काम करने में उलझ जाएगा तो ये ओवरलैपिंग कर देगा, है ना? तो इन्होंने अपना प्रिंसिपल बताया कि एक पर्सन को एक ही पर्सन कमांड करेगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड यही है। देन उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात भी सेम जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पढ़ते हैं। देखो वो तो थी एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर काम बताए। यहां पर एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, कॉमन गोल तो एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका मकसद अलग अलग हो सकता है, एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो काम तो एक कॉमन गोल के लिए ही कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो यहां पर बात की गई है कि हेड एक होता है, प्लान भी एक ही होता है, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो उनका एक्शन और कोऑर्डिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें काम किस तरीके से करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल समझकर। तो हमारी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन एक कॉमन गोल होगा तो वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। हम डिपार्टमेंट में घुसकर रह जाते हैं तो वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो वो गड़बड़ कर सकता है। तो यहां पर हमें कॉमन गोल को फॉलो अप करना चाहिए।
ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक का अलग अलग, हर एक का एक प्लान होता है। दिस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि हमें काम में यूनिटी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अलग अलग हेड से भी, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हमें अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो इनको मिलकर काम करना चाहिए। ये मान लो सेलिंग का है, ये मान लो परचेजिंग का है, तो करते तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम है ना। ओके, सो क्लियर हो गया यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि जो एक सबॉर्डिनेट होता है उसको इंस्ट्रक्शन एक ही बॉस से मिलने चाहिए, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहती है कि यहां पर एक हेड के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मींस जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है उसी डायरेक्शन में उनको सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट के वाइज। ठीक है, सो स्कोप की बात की जाए तो जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल होता है ये पर्सनल फंक्शनिंग से रिलेट करता है, कि एक पर्सन की जो उसको वो काम करता है उसके तरीके के अंदर ये इंप्रूवमेंट लेके आता है। बट जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है वो एक डिपार्टमेंट के काम को देखता है, उसके बाद कि जो एक डिपार्टमेंट का अगर ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का ही रास्ता होता है। तो किसको डायरेक्शन देता है? ये कॉमन गोल को। पर्पज की बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पज होता है कि एक एम्प्लॉय का कंफ्यूजन दूर किया जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स कर दिया जाए। बट यहां पर पर्पज होता है कि वो एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट को पूरा करके जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस मतलब जो कॉमन गोल होता है उसको पूरा करना। रिजल्ट की बात की जाए तो जो यूनिटी ऑफ कमांड होता है वहां पर एक एम्प्लॉय सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकता है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। ताकि वो किस तरीके से बढ़ाएगा? अगर वो चॉइस्टिक कंडीशन ला सके और कंफ्यूजन को दूर कर सके। अगर उसको एक ही उसका सुपीरियर काम बताएगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तो यहां पर कोऑर्डिनेशन आता है, जितने भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के बीच में। ओवरऑल जितने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आएगा, और यहां पर जितनी भी एक्टिविटी होंगी अदर अलग अलग डिपार्टमेंट की उनसे ओवरलैपिंग से ये प्रिवेंट करेगा, बचा के रखेगा। सो डिफरेंसेस क्लियर है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। इसके बाद आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। भाई यहां पर किसी भी एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन होता है, जो सैलरी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन और उस एम्प्लॉय के फेवर में होनी चाहिए। एक ऐसा फेयर रेम्युनरेशन उसको मिलना चाहिए ताकि ना तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, ना ही एम्प्लॉय अपने आप को ये समझे कि मैंने काम ज्यादा किया लेकिन मेरे को सैलरी बहुत ही कम मिली है। जो वेजेस होता है वो इनकरेज करता है किसी भी वर्कर को बेटर और ज्यादा काम करने में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। उसके बाद 7th नंबर पे है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, कि जो सबॉर्डिनेट का खुद का जो इंटरेस्ट होता है वो खुद का इंटरेस्ट ना होके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर ही बेस होना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा, मींस उसको प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि वो पहले खुद के इंटरेस्ट से अगर काम करेगा तो तब भी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा ना, है ना। तो यहां पर उसके खुद के इंटरेस्ट को, काम करने के इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर तरीके से काम करे। क्लियर है? उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। भाई सेंट्रलाइजेशन का मीन होता है यहां पर जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो कुछ ही हाथों में होती है, मींस टॉप लेवल के पास होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है यहां पर जितनी भी अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग की जितनी भी पावर होती है, वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस बना के चलना चाहिए, ना तो वो फॉलो अप कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन को करे, ना ही वो डिसेंट्रलाइजेशन को, वो मैनेज करके चले। भाई अगर हमने सारी की सारी पावर इंप्लॉइज के हाथ में दे दी तो वो तो कबाड़ा ही कर देंगे,
कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे होते हैं फ्री का खाने की जिनकी नीयत होती है, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं अगर उनको पावर ना दी जाए तो डिमोटिवेट होते हैं। तो भाई जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कंप्लीटली किसी को भी फॉलो अप नहीं करना चाहिए, इनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन की बात की जाए, स्केलर चेन एक ऐसी फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की जो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट चलती है, मींस हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट रैंक चलती है। जैसे जैसे ए ने क्या किया, ए एक सुपीरियर था, इसने अपने बी सुबॉर्डिनेट को काम दिया, फिर इसने जो इसके अंडर में जो काम कर रहा था सी को दिया, फिर इसने डी को दिया। इसी तरीके से ए ने ई को काम दिया, ई ने एफ को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी और एफ ने जी को। हाँ, लेकिन इमरजेंसी के केस में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो यहां पर बिना वायलेंटली किसको, अगर कोई भी इमरजेंसी ऐसी हो जिससे कोई भी वायलेंटेड ना हो तो डी जी को काम बता सकता है, सी एफ को काम बता सकता है, बी ई को काम बता सकता है। लेकिन मेनली यही स्केलर चेन चलती है कि जो सुपीरियर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को लेवल के अकॉर्डिंग काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। भाई हर एक चीज उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सही जगह पर डेजिनेटेड होनी चाहिए, चाहे वो पीपल हो, मीन चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी, दो बार है ये, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, क्या आ जाएगा, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिनेटेड प्लेस, वो अपनी जगह पर होना चाहिए, चाहे वो पीपल हो चाहे वो मटेरियल, मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि एप्रोप्रिएट टाइम पर अगर वो दोनों चीजें, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, एक जगह पर हो गए तो वो मैक्सिमम तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा इक्विटी। भाई हर एक एम्प्लॉय में जो भी वर्कर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बीच में इक्विटी होनी चाहिए, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लाइक उनकी रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनकी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, या उनकी कास्ट के, या उनकी सेक्स से रिलेटेड, या कोई भी उसकी बेसिक यूनिटी ऑफ कमांड उनके इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। उन सब के बीच में सारे के सारे प्रिंसिपल जस्टिफिकेशन और उनके फेयरली फॉलो अप करने चाहिए। ठीक है? किसी भी एम्प्लॉय के फेवर में काम नहीं करना चाहिए, ना ही उससे बिना बात पनिश करना चाहिए। तो इक्विटी होनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज में। ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, उसको अपॉइंट कर लिया, किसके लिए, बाय कोई भी रिगोरस जो प्रोसीजर था उसका सिलेक्शन का, उसके रिकॉर्डिंग, तो जो पर्सन को सिलेक्ट किया है उसको थोड़े टाइम पर एक पोस्ट के ऊपर हमें रखना चाहिए, काम करवा के देखना चाहिए, उसके बाद हमें उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि थोड़ा टाइम दो उसको काम करने के लिए, ना ही उसका तभी डिसीजन लो, ना ही उसके साथ कोई भी फेयर अप आप करो। ठीक है? तो उसको थोड़े टाइम पर उसकी पोस्ट पर रखो, देन उसके बाद उसका रिजल्ट देखो उसने किस तरीके से काम किया। क्लियर है? उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि भी किसी भी एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसको इनकरेज करो। ठीक है? उनको सेल्फ मोटिवेट करो, और उनको इंसेंटिव का मतलब ये नहीं कि उनको पैसे दो, आप उसकी सैलरी बढ़ा दो, ना भाई ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बस उसको सेल्फ मोटिवेट करना है। ठीक है? ताकि वो थिंक कर सके और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन लेके आएंगे ना एक दूसरे के बीच में। क्लियर है? उसके बाद है स्पिरिट डी कॉर्प। इसका मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और जो मैनेजमेंट होती है उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट का मतलब होता है एकता होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, तभी तो एक मैनेजमेंट प्रमोट कर पाएगी टीम वर्क को, अदरवाइज नहीं।
स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब यही होता है एज ए टीम वर्क काम करना, कोऑर्डिनेशन लेके आना मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉय के बीच में। सो क्लियर है। तो स्टूडेंट ये थे 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। होप आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।